Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for NEET examination. जैसा कि आपको बता दूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए कुछ पेपर आपके तैयारी कराने के लिए, ठीक है, कुछ अपलोड कर रहा हूं। तो 3 ऑर्गेनिक के किए थे, 3 फिजिकल के और 3 इनऑर्गेनिक के, हो सकता है ऑर्गेनिक के 4 हों। तो इस तरह से मैं 10 पेपर आपको डाल चुका हूँ। अब आपको 5 पेपर और मैं अपलोड करूंगा जो कंप्लीट केमिस्ट्री के होंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए, जिनको मैंने मेजर टेस्ट नाम दिया है। ये 5 पेपर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कंप्लीट आपकी केमिस्ट्री, जिसमें लगभग सभी का बराबर वेटेज लिया गया है। हर चैप्टर का 45 क्वेश्चन है। पहले मैं आपको पेपर अपलोड कर देता हूँ आंसर की सहित, फिर मैं इसको आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको 5 पेपर डालूंगा, ठीक है। इसमें पहला पेपर है आपके पास ये। और आपको जो भी पेपर के बारे में देखना हो ना, तो आपको मैंने शेड्यूल डाल रखा है इससे पहले किसी उसमें, तो आप उसको देख लेना, ठीक है, कि कौन से पेपर कब अपलोड किया जाएगा, ठीक। तो आज मैं पेपर नंबर 11, जो कि कंप्लीट केमिस्ट्री का पेपर है, जिसको मैंने नाम दिया है मेजर पेपर, मेजर टेस्ट, उसे डिस्कस करूंगा पूरी केमिस्ट्री के लिए। देखिए, तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल नीट एग्जामिनेशन। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। जैसे पहले की बात करता हूँ SF6 की, इनकरेक्ट बताना है। तो सल्फर के पास आपको पता है कि 6 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आती है। सल्फर का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 और 3d0। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s के एक, 3p के एक इलेक्ट्रॉन को किस में करना होगा, 3d में। फर्स्ट एक्साइड 4 बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ये 3s की को भी एक। अब देखो, सल्फर ने आपको पता है 6 बॉन्ड बना रखे हैं इसके अंदर। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए आपको सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ओवरलैपिंग से बनेंगे। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, एक तो 3s का, 3 3p के, और 2 लेने आपको किसके, 3d के। इसलिए क्या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट लिखेंगे इसकी, sp3d2। अब देखो पहले में ही यही गलत कर रखा है, D2sp3 इनर नहीं है ये। आपको पता है कि जब वैलेंस शेल के d ऑर्बिटल हो तो क्या कहते हैं उसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आनी चाहिए थी, DsP3D2। यही गलत है, बाकी सब सही है। Brf3 पर चेक कर लो, ठीक है। ब्रोमीन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, 2 लोन पेयर डी में ही रहेंगे, ध्यान रखना आप इसको। तो sp3d सही लिखा हुआ है। इसी तरह PCl3 एक लोन पेयर बचेगा sp3, और Bf3 बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही होते हैं इसलिए sp2। बाकी सब कुछ सही, ठीक। पहला फिर लिखा गया बढ़िया क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप चेक करना है। इसलिए सबसे पहले कोई एनायन हो तो उसका, तो पहले ऑप्शन को चेक करो O-, ठीक है साहब। फिर लिख रखा है ड्यूटेरियम, और फिर क्या लिख रखा है, प्रोटियम। अब ध्यान रखना आप, जो हैवी आइसोटोप होते हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गर होता है। हैवी आइसोटोप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। तो पहला आपके पास में सही है। दूसरे में गलती देखो, CH3 एक हैवी आइसोटोप लगाया, ये दूसरा लगाया और तीसरा। तो हैवी आइसोटोप का कैसा होता है इंडक्टिव इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर। तो यही इनकरेक्ट है। यहाँ पर सही है मिथाइल, उससे ज्यादा आपके पास में ये इसका इथाइल का, फिर उसके बाद में आइसोप्रोपाइल का, फिर टिब्यूटाइल का। ब्रांचिंग बढ़ने से, साइड बढ़ने से, बल्कि होने से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। ये भी सही लिखा हुआ है, मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रीटियम, ठीक है। तो ध्यान रखना हैवी आइसोटोप का इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है लाइटर आइसोटोप से, ठीक है। तो इनकरेक्ट आपके पास में सेकंड ऑप्शन। फिर एक क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड, विच हैज हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों होता है आपके पास में एक सेंट्रल एटम जितने बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ, उनके नंबर को कहते हैं। लिगेंडों के नंबर नहीं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो ये ग्लाइसिनेट आयन है, देखो इधर ग्लाइसिनेट बाइडेंटेड है, 3 जुड़े हुए, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पर भी 2 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन, एक नाइट्रेट और एक क्या लिख रखा है OH, तो ये भी 6। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, 2 तो साइनाइड मोनोडेंटेड है, 2 आपके पास में NO2 मोनोडेंटेड, तो 4 हो गए, एक अमोनिया और एक pyridine 6। तो सब की बराबर है, 6 है सब में, इक्वल इन ऑल। आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच रिएक्शन एंट्रोपी डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब रैंडमनेस कम। तो देखो इधर ध्यान से, 2HCl डिसोसिएट हुए H2 और Cl2, 2 गैस बन गई एक से, ठीक है ना। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं। ओजोन O2 से क्या बना आपके पास में, ओजोन 2 मोल से कितने बन गए, 3 मोल्स, इसलिए यहां भी इंक्रीज। गैस बनी हुई है, इंक्रीज। यहां देखो, यहाँ पर 2 मोल थे और कितने में कन्वर्ट हो गया, एक में, डिक्रीज। आंसर नंबर 4, ये लो साहब। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो टॉलेंस रिएजेंट की स्पीसीज देखो, AgNH3+ इज ए लीनियर एंड sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिल्वर आयन, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो sp है, 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं,
आउटर मोस्ट शेल से बॉन्ड बनते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, NiCl4-2, VO4-3 एंड MnO4- टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी सही है। निकिल का आप चेक करना, कॉम्प्लेक्स निकालोगे तो निकिल में होता है साहब +2 में, ये +2 के अंदर क्या आ जाएगा 3D8 4S0 4P। तो आप क्या करोगे, बाहर से ही बनाना, क्योंकि बीच पर लिगेंड बना हुआ है टेट्राहेड्रल। ये जो वेनेडियम का बना रखा है ऑक्साइड, ये भी टेट्राहेड्रल, Mn का भी बना रखा है, तो वेनेडियम 5 बॉन्ड तक बना सकता है आपके पास में। तो इस तरह से आप इसको प्लस, इसमें चार्ज है -3, तो -3 चार्ज बनाने के लिए ऐसे देखो, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। वेनेडियम जो ऑक्साइड बना हुआ है VO4-3, इस तरह से 5 बॉन्ड बनाता है हाईएस्ट। पर मैग्नेटाइन की स्ट्रक्चर भी इसी तरह लिखेंगे आप, वो 7 बॉन्ड तक बना सकता है, तो 7 बॉन्ड बनाना। ये पर मैग्नेटाइन जो आपके MnO4 में काम लेते हो, तो सभी कैसे हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के। कॉपर +2, जिंक +2 एमोनिया के साथ, और ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन एट द मेटल एटम, ये गलत है। क्योंकि आप देखो इस जिंक पर, आप इस जिंक को देखो, तो जिंक +2 ऑक्सीजन स्टेट में कहां पर जाता है 3D10, अब यहाँ पर जगह ही नहीं है। इसलिए लीगेंड चाहे अब कैसा भी हो, जब डी में फुल फिल्ड है तो आपको बाहर से ही बनाना पड़ेगा। इसलिए ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, DsP2 नहीं। क्या लिखोगे, sp3, तो यही इनकरेक्ट है, आंसर थर्ड। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन, ApCO5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विद DZ2 sp3, बिल्कुल ये भी सही है। आपको पता है ना कि CO सिनर्जी की इफेक्ट से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, जब इसका फॉर्मेशन होता है, तो NH के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो 0 ऑक्सीजन स्टेट है, NH के इलेक्ट्रॉनों को N-1D में डाल दिया करो, पेयरिंग कर दिया करो, तो 3D कितना हो जाएगा 8, इसलिए आपको पेयरिंग भी करनी है, इसलिए 1 D मिल जाएगा, फिर S और बाहर से लेना है P, क्लियर। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 6 समझा रहा हूं, बढ़िया। देखो क्वेश्चन 6 एक अच्छा क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले एक आपको कीटोन दिया हुआ है, और ऐसा कीटोन है मिथाइलेटेड कीटोन, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में याद करो पहले, क्या होती है कि साहब मिथाइलेटेड कीटोन हेलोजन और बेस की प्रेजेंस में हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जिसमें ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो किस में कन्वर्ट होता है बोलो, हेलोफॉर्म में, आयोडोफॉर्म में, और रिमेनिंग पार्ट किस में बदलता है, एसिड में। रुकना अभी, जल्दीबाजी मत करना, रिमेनिंग पार्ट किस में बदलता है, एसिड में। लो मैं इसका एसिड बनाता हूं। अब बेसिक मीडियम में जो भी आपको बेस दे रखा है उसका सॉल्ट बनेगा, यानी कुल मिलाकर ये बनता आपके पास में एसिड में, ऐसे बनता। अब यहाँ पर मेटल क्या लिख रखा है, कैल्शियम, उसकी वैलेंसी होती है 2, इसका मतलब आपके पास में ये कैल्शियम सॉल्ट बनता। देखो इधर ध्यान से, ये कैल्शियम सॉल्ट, फिर क्या कर रखा है, कोई बात नहीं, फिर उसको कर रखा है हीटिंग। अब आपको मैंने एक लाइन बता रखी है कि जब भी कैल्शियम और बेरियम के सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, तो उनमें से CaCO3 या बी ए बैरियम कार्बोनेट, ये तो बाहर निकल जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाते हैं। तो अब आप इसको 2 लिख लेना चाहो तो देखो आपको समझा दूं, आप इसको चाहो तो 2 बार लिख लेंगे, और इसमें से CaCO3 तो बाहर कर दो, आप क्या कर दीजिए, इसमें से CaCO3 बाहर कर दो, और बाकी इसका कीटोन बना दो। लो जी साहब, तो ये बनाइए, बढ़िया क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना चाहिए। लो जी, ये था, अब आपके पास में क्या बन गया, कीटोन, देख लो एक बार, ये बना कीटोन। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है, और क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है न्यूक्लियोफाइल देता है, ये बॉन्ड खुलेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3, और हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बॉन्ड किस में बदल जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आएगा, इससे H में बदल जाएगा, टर्सरी अल्कोहल में बदलते हैं, आंसर थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना आप, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कैटायन। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन 7 को, उस कार्बोनियम आयन या कार्ब कैटायन दे रखे हैं, उनकी स्टेबिलिटी देखिए। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट स्टेबल की बात करें तो ट्रोपोलियम आयन की बात करो, एरोमेटिक स्पीसीज है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करती है हक्कल रूल को, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये। फिर अब बात करते हैं सबसे अनस्टेबल की, ये, क्योंकि रेजोनेंस खत्म, और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे तो इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसलिए सबसे अनस्टेबल 4 और सबसे स्टेबल सेकंड। अब इन दोनों में बात कर लो आप, एक तो इसमें NO2 की, एक इसमें, तो NO2 का कैसे इफेक्ट होता है, -m, -m क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है और बढ़ा देगा, इसलिए फर्स्ट कम स्टेबल रहेगी बजाय थर्ड से। तो सबसे पहले सेकंड लिखो, फिर उसके बाद में थर्ड, सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट, और लास्ट में फोर्थ। ले लो, ध्यान रखना, थर्ड और फर्स्ट में भी ध्यान रखना, थर्ड ज्यादा स्टेबल है बजाय फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है NO2, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब डीएस्टेबलाइज करता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन अबाउट O2 एंड O3, देखो ये तो O2 और साहब ये O3 बना के देख लेते हैं, ये लो स्ट्रक्चर आप बना लेते हो इसकी, ये O2 और ये O3 है। देखिए ध्यान से, पहली, बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इज ग्रेटर देन O3, सही बात है, बॉन्ड लेंथ ऑफ O2
इज ग्रेटर, ग्रेटर नहीं शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर कहता है डबल बॉन्ड और यहाँ पर कहता है पार्शियल डबल बॉन्ड, तो इसमें बॉन्ड लेंथ छोटी आती है। ऑप्शन ऑप्शन में आपको बता दूं 1.21 एंगस्ट्रम के आसपास है, ये 1.28 है, इसका मतलब इनकरेक्ट है। O2 इज डाईमैग्नेटिक एंड O3 इज पैरामैग्नेटिक, ये गलत है, उल्टा है, क्योंकि जब आप एमओटी लगाते हो, ध्यान से समझना है इस बात को, जब एमओटी से चेक करते हैं तो ये O2 कैसी आती है, पैरामैग्नेटिक, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, 2px पाई स्टार 2px में एक और पाई में, तो ये गलत लिखा हुआ है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O3 इज हायर देन O2, ये भी गलत है, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, O2 की, जहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। फिर O2 इज लीनियर एंड O3 इज प्लेनर, ये सही लिखा हुआ है। O3 इज कैसे लिखा हुआ है, एंगुलर, और O2 कैसे लिखा हुआ है, लीनियर। वो तो दो एटम है तो सभी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर ही होते हैं, और तीन वाले जैसे इसके अंदर तीन है तो ये कैसे हो जाएगा, एंगुलर, ये एंगल बना हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा, 4। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल गैस CV विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, याद रखने के लिए, ध्यान रखना। तो मोनोएटॉमिक गैस, ध्यान से सुनो, मोनोएटॉमिक गैस की ऑलवेज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, क्योंकि न तो उसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती, समझ गए, और नहीं उसके अंदर कौन सी होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए मोनोएटॉमिक गैस सेलेक्ट कर दो, हीलियम, उसकी ऑलवेज कितनी रहती है, 3, ठीक। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स रहती है तो CV CP भी कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पॉलीएटॉमिक गैस की वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मिलती है, जो वाइब्रेशनल मिलते हैं ये बदलती रहती है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 10, बढ़िया क्वेश्चन, देखो और कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन 10 बोला है कि इसके अंदर बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। तो अब आप ये याद रखा करो कि कभी भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिमिलर चार्ज की स्पीसीज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है, हाई एनर्जी हो जाती है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो आंसर थर्ड में यही हिंट था। आप ध्यान से देखेंगे वहां पर बहुत सी बार आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं, सबसे पहले टिक मार दो। फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो लॉन पेयर भी नेगेटिव चार्ज है और उसके पास वाला नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हाईएस्ट एनर्जी और किसी में नहीं है, इसलिए आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 को देखो, एनहाइड्रस CaCO3 बिकम कलरफुल इन प्रेजेंस ऑफ। अब ध्यान से देखो, जो एनहाइड्रस CaCO3 होता है, ध्यान से सुनिए, ये तो होता है कलरलेस या व्हाइट, रीजन ये है कि सफिशिएंट DD स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। जब आप इसके अंदर लिगेंड वाटर भी लगा देते हो तो ब्लू कलर का हो जाता है, अमोनिया और भी स्ट्रॉन्ग है रिएजेंट, तो यहाँ पर सफिशिएंट DD स्प्लिटिंग हो जाती है, और सफिशिएंट DD स्प्लिटिंग होने से कलर आ जाते हैं। जैसे अमोनिया के साथ बहुत ही डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, वाटर लगा देते हो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जाएगा, ध्यान से देखो, Cu जैसे वाटर लगाते हैं ऐसे बनता है, ठीक है, और बाहर में SO4 और एक H2 होता है, तो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसी तरह से अमोनिया लगाते हैं तो और भी डीप ब्लू, EN लगाएंगे तो ये भी ब्लू कलर का और डीप ब्लू कलर के बनते चले जाते हैं, इसलिए आंसर है सबके साथ ऑल ऑफ दिस। रीजन कोई पूछे तो बोले यहाँ पर सफिशियंट स्प्लिटिंग नहीं थी, विजिबल रीजन से एनर्जी गेन नहीं पा रहे थे, जब आपने लिगेंड बढ़ा दिया, स्ट्रॉन्गर कर दिया, वहां पे तो अमोनिया था, स्ट्रॉन्गर कर दिया, तब उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग लिगेंड करते ही आपके पास में कैसा हो जाएगा, ये कलरफुल। फाइंड परसेंटेज ऑफ S करेक्टर इन ईच ऑर्बिटल ऑफ SF6, ठीक है, इनके सब के अंदर चेक करना था आपको परसेंटेज ऑफ S करेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर के लिए देखो, इसका हाइब्रिडाइन स्टेट क्या आया था आपके पास में, sp3d2, तो कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल है आपके पास में, 6, 6 में से कितना S है, एक में से इतना और 100 में से इतना, लो जी साहब, ये आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा, अब बढ़िया क्वेश्चन काइनेटिक्स का है, थर्मोडायनेमिक्स का, इन विच एक रियल गैस है 1 मोल, चेंज फ्रॉम स्टेट, उसकी स्टेट दे रखी है डू बार और इस तरह से, ठीक है, और बी पर चली जाती है, उसमें डेल्टा यू भी दे रखी है, और पूछिए आपसे क्या चीज है, डेल्टा एच। तो अब आपको पता है कि ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है, सबके लिए वैलिड होती है। तो जब आप इसमें चेंज निकालेंगे तो एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज, प्लस चेंज इन पीवी, चेंज इन पीवी, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू दे रखी है जूल के अंदर, कितनी दे रखी है वैल्यू, 110। अच्छा, इसका चेंज निकालो, P2V2 एरा, P2V2 हो गया था 30, और यहाँ पर P1V1 कितना हो गया, 6, तो ये कितना आ गया आपके पास में 24, किसमें आया, लीटर बार में, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर लो, आंसर नंबर थर्ड, ये लो जी, जूल में निकालना इसको। क्वेश्चन 14 दिखाता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन 14, समझिए इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं, एक मोल कंसेप्ट से लिया है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, कंसेंट्रेशन टर्म पूछी है। 120 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम यूरिया
मोलिकुलर वेट इतना है, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन गिव डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन बतानी है आपको, इसकी क्या बतानी है, मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो जब इसकी मोलरिटी बताएंगे तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, इसके मोल, देखो इधर ध्यान से। तो मोलरिटी इक्वल टू मोल निकाल लेंगे 120 अपॉन 60, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ml में, और उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो वॉल्यूम में चेक कर लो आप, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है साहब आपके पास में मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। मास कितना हो गया, 1000 तो दे रखा था, 1000 तो वाटर, ठीक है, और कितना है 120 ग्राम दे रखा है यूरिया, 120 ग्राम क्या दे रखा था, यूरिया। तो कितना हो गया टोटल मास, टोटल मास हो गया था आपके पास में 1200 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.15 ग्राम पर लीटर, तो ml में आ गया वॉल्यूम। तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है लगभग 974 के आसपास। ये आपके पास में डेंसिटी आ जाएगी 2.05 इसका आंसर, ठीक है, 2.05। सॉल्यूशन क्यों दे रखी थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट टाइम वुड बी स्पेंट एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज दैट रेटेड 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, इतने में खर्च करता हो तो बताओ। आपके पास में एवोगैड्रो नंबर रुपए है इतने के बराबर है, एवोगैड्रो जो कांस्टेंट है ना उसने रुपए है, बताओ कितना टाइम लेगा। तो सीधी सी बात है, वो कहता है कि 1 मिलियन, 10 लाख रुपीज का मतलब 10 की पावर 6, 1 मिलियन रुपीज को स्पेंड करने में कितना टाइम लगता है उस आदमी को, 1 सेकेंड, इतना खर्च कर देता है। मैं कहता हूँ भाई 1 रुपया खर्च करने में, तो बोले साहब इतने सेकेंड, और बोले कि साहब रुपये कितने हैं उसके पास में, इतने रुपए हैं, बोले कितना टाइम लगा, बोले साहब इतना सेकंड, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आंसर तो आ गया ये वाला, ठीक है। 6.02 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 6 को ऊपर ले जाओ 17, इतना सेकंड, ठीक है। आप समझना सेकंड, फिर ओवर में भी पूछा है और ईयर्स में भी। अब देखो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया और इसको ओवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ओवर्स में हो गए, इसको अब ओवर्स को 24 से मल्टीप्लाई करो, ये डेज में हो गया। आपको पता है कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 635, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिखना 4, ऑल ऑफ दिस, क्लियर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए। क्वेश्चन 16, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है ना, ये कोई आयोडाइज्ड सॉल्ट है, कंटेन 0.5% NaI, द पर्सन कंज्यूम 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट एवरी डे, इतना लेता है। नंबर ऑफ आयोडाइड आयन बताने हैं उसकी बॉडी में। तो सबसे पहले तो उस सॉल्ट के अमाउंट निकाल लेता हूँ, कितना है, 0.5 ग्राम है, कितने में, 100 में। तो 3 में इतने ग्राम तो वो सॉल्ट हो गया, उसको डिवाइड कर दो उसके सॉल्ट के मोलर मास से, मोलर मास निकाल लीजिए। आयोडीन का होता है 127 और सोडियम का होता है साहब 23, तो ये हो गया आपके पास में 150। अब इस सॉल्ट के क्या बन गए, मोल, इसको मल्टीप्लाई करो Na से, अब क्या बन गए, मॉलिक्यूल। और ध्यान से देखो, अब जब आप बात करेंगे मॉलिक्यूल या इसके यूनिट में, तो एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल क्या आती है आपके पास में, आयोडाइड आयन। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जितना ये आएगा उतना ही आयोडाइड आयन आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, 1:1 में आपके पास में आयन देगा। तो इसको चेक कर ले आप, आपके पास में आंसर थर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया, FeCl3 रिएक्शन करता है, FeCl3 ऑन रिएक्शन विद K4FeCN6 एक्वा सॉल्यूशन गिव ब्लू कलर, ठीक है। दोनों को आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर रखा है, बोले अब बताओ क्या होगा। आप देखो इस क्वेश्चन समझने का है, ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। ये दोनों जब मिलते हैं ना, जब ब्लू कलर बनता है, पर्शियन ब्लू बनता है, तो एक तरफ तो लिख रखा है K4FeCN6, एक लिख रखा है FeCN6, और ये लगा रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब मिलेंगे जब लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से ओनली एंड ओनली किसका रिलीव होता है, सॉल्वेंट, वाटर आता जाता है, बस ओनली सॉल्वेंट आता है। ये दोनों तो पास ही नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो मिलेंगे नहीं, इसलिए नो कलरेशन। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, समझ गए। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन किसको अलाउ करती है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल बट नॉट सॉल्यूट, बिकॉज देयर पोर साइज इज मच रिड्यूस, एंड ओनली परमिएबल फॉर सॉल्वेंट, वाटर के लिए आ सकती है बस, इसके लिए नहीं। तो कोई क्वेश्चन 18, बढ़िया क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ लिक्विड दे रखे हैं, ठीक है, कंपाउंड दे रखे हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर एक OH ग्रुप, इसमें भी एल्कोहल है, और इसके अंदर क्या लिखा है, ग्लिसरॉल में 3, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की साइड ज्यादा है, मास भी ज्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो जब इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की साइड ज्यादा है, तो सबसे तो पहले ही इसको टिक करो। तो थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट तो इनमें से देख के लिख रहे हो कौन सा है सबसे ज्यादा, बोले ये तो P है साहब, हाईएस्ट।
फिर अब आप चेक करो इनमें सबसे कम कौन सा है। तो साहब ये तो आपको पता है कि पेंटेनॉल है, ये भी पेंटेनॉल है 5 कार्बन का, ये प्रोपेनॉल है, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सेकंड मोलर मास कम है। तो सेकंड का आंसर इनमें से सबसे कम वाले को दे दो, बोलो ये एस रहेगा। देखो सेकंड के लिए क्या दिखेगा, एस। अब बचे दो। अब आपको पता है कि ब्रांचिंग बढ़ने थे, अब ये आइसोमर है, ठीक है, ब्रांचिंग बढ़ने थे, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होती है उतनी सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसलिए इन दोनों में फर्स्ट का ज्यादा रहेगा बजाय इसमें, तो इनमें ज्यादा में फर्स्ट में हो जाएगा क्यू, फर्स्ट में क्यू, और जो ये 4 है उसके अंदर क्या लिख दोगे, आर। तो फर्स्ट में लिखना आप क्यू, और 4 के अंदर क्या लिख देना, आर। लो जी साहब, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास में सेलेक्ट कर देना जो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिया है आपका जो जनरल इंट्रोडक्शन है, कि इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर होमोलॉग, बिल्कुल सही बात है, एंड दे डिफर इन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर फॉर्मूला CH2, ये भी सही लाइन है, लेकिन होमोलॉग की क्या डेफिनेशन है बताओ। अब मैं आपको क्लियर करूं इस बात को, देखो ध्यान से, CH2 और ये लिख दिया साहब मैंने कोई ये एल्कोहल, ये तो प्रोपेनॉल लिख दिया, और एक और लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। देखो इनमें भी डिफरेंस जो है एक ही CH2 का, चेक कर लीजिए, बट दे आर नॉट होमोलोग। होमोलोग को पता है क्या खास बात होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या बात है, सबसे पहले होमोलोगों की सेम फंक्शनल ग्रुप, एंड दे डिफर मोलिकुलर फॉर्मूला में CH2 और देयर इंटीजर। तो सबसे पहली बात है कि होमोलॉग है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप था इथाइल अल्कोहल में ये, और डिफरेंट CH2 का, सही। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। CH2 का डिफरेंस चेक करने से पहले क्या चेक करना है, सेम फंक्शनल ग्रुप, जब आता है आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट 20, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट ग्राफ, ठीक है, तो Ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, और किस में प्लॉट किया है, 1 में, तो ये आपको काइनेटिक्स से लिया गया है, रिलेशनशिप आपके पास में है Ln K, पी लिया तो पे माइनस डेल्टा H अपॉन RT, ध्यान से देखो, और डेल्टा S अपॉन R, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ये भी स्टैंडर्ड है, समझ गए। तो 1 अपॉन टी में ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा H का साइन क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, फर्स्ट आंसर, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, फर्स्ट आंसर, क्लियर, स्ट्रेट लाइन के, इसलिए ये भी नहीं, फोर्थ नहीं, आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन 21 देखिए, एक रिएक्शन दे रखी है आपको, इसका डिकम्पोजिशन एट ओ फिक्स टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या कर दिया आपने कंटेनर का, कम, हाफ कर दिया, तो बोले साहब बताओ क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आप ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो Kp पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Kp तो लिख देना कांस्टेंट, और एल्फा चेंज हो जाएगा। अब समझो रिएक्शन किधर जाएगी, तो जैसे ही आप इसमें वॉल्यूम कम करेंगे, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, वॉल्यूम यदि आपने कम कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होते ही रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अल्फा कम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेज, और क्या हो जाएगा, अल्फा डिक्रीज, कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईली पैरामैग्नेटिज्म, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो, क्रोमियम के पास में +3 है, लिगेंड कैसा भी लगाओ, ऑक्टेडल फील्ड में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड है H2O, और Fe पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 का मतलब कितना आएगा, 3d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, वीक फील्ड है, यही सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पर 0, क्लियर, ठीक है। अब पूछिए थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज का ट्रांजिशन, तो बामर सीरीज कब बनती है, जब n=2 में आता है, तो पहली सीरीज के लिए n=3 से, दूसरी लाइन के लिए 4 से, और तीसरी लाइन के लिए 5 से लेकर आओ, समझ गए, तो n5 से 2 तक। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन 24 देखो, काइनेटिक्स का है, केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझो। उस रिएक्शन दे रखे, उसके अरेनेज पैरामीटर सब चीज दे रखे हैं, K आपको पता है A e⁻E/RT होता है। अब क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, T क्या कर दिया उन्होंने, इनफाइनाइट, बताओ K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो T को जब आप इनफाइनाइट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और जब किसी की वैल्यू 0 होती है तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा 1, समझ गए। T इनफाइनाइट का मतलब e⁻0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, इसका मतलब K किसके बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में, आरएनएस पैरामीटर, जो आपको लिख रहा है आरएनएस पैरामीटर, ये लिखा हुआ A के बराबर, ये लो सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल इजी एंड सिंपल, देखो कुछ नहीं, कैटलिस्ट की एप्लीकेशन है, बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। 26, एक कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, कैसी कि रिएक्शन दे रखी है रिवर्सिबल, उसकी 20 किलो जूल रेस्पेक्टिवली है, एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर 180 एंड 200,
तो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी थी। ये कितनी दे रखी था 180, और ये कितनी दे रखी थी 200। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कैटलिस्ट डाल दिया, तो उसने क्या किया, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को 100 किलो जूल कम कर दिया, दोनों से ऐसे कर दिया। तो ये भी 100 किलो जूल हो गई, यानी ये बची 80, और ये कितनी हो गई 100। तो डिफरेंस कितना हो गया, वही 100 माइनस 80, तो 20 का। तो कैटलिस्ट पहले भी 20 का ही था। तो ध्यान रखना, कैटलिस्ट जो स्टेट फंक्शन के चेंज होते हैं उनको चेंज नहीं करता है, पाथ को बदलता है बस। आंसर 20। पहले भी 20 विदाउट कैटलिस्ट, अब भी 20, दोनों करता है। बढ़िया क्वेश्चन 26। यहाँ पर रिडक्शन चेक किया है, वैल्यू कुछ आपको वैल्यू दे रखी है, बोलो बताओ जल्दी से कौन सा होगा। तो आपको पता है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा इजीली रिड्यूस, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका कम इजीली ऑक्सीडाइज, जैसे मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिसका कम इजीली ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिसका ज्यादा इजीली रिड्यूस। तो आपको रिडक्शन ही चेक करना था, तो सबसे ज्यादा चेक कर लो इसके अंदर। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है 197, वो किसकी वैल्यू हो गई, कोबाल्ट की। तो आंसर कोबाल्ट लिख दो। आया हुआ है क्वेश्चन एक बार। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पूछिए आपसे, ये दे रखी है वैल्यू, ठीक है। और किसकी पूछिए, NaBr की। तो क्या करना है, इस NaCl और KBr की वैल्यू को तो ऐड कर लो, और इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो, NaBr ही बचेगा। क्योंकि लिमिटिंग में कोई आपस में इंटरेक्शन होता नहीं आयन के बीच में, हर आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, फिक्स अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ। दो को ऐड करके तीसरे को सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दिया है, कंडक्टेंस से क्वेश्चन है, देखिए। मोलर कंडक्टेंस पूछिए आपसे इस क्वेश्चन में, किसमें, साइमेंस मीटर स्क्वायर मोल में। अब आप समझो, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू 10⁻³ अपॉन मोलरिटी। किसमें यूनिट में आएगी, ओम इन ओम। और किसके अंदर, साइमेंस बोल सकते हो या ओम इनवर्स। तो ये लिखा रखिए साइमेंस मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो के निकालो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो होती है साहब कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। कंडक्टेंस दे रखी है 1/50 रेजिस्टेंस, और सेल कॉन्स्टेंट L/A, तो 2.2 और 4.4। ये किसके अंदर दे रखा है, ये सेल कांस्टेंट पता है किसके अंदर आया है 0.5, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आया है। इसको डिवाइड करो आप कितने से, 1000 से या 100 से। अब किस में आ जाएगा ये, रुको, ये आपके पास में सेल कांस्टेंट आया सेंटीमीटर इनवर्स में, तो इसका मतलब समझा दूं 0.5 अपॉन सेंटीमीटर। इसको लिखना है आपको मीटर में, तो 0.5 अपॉन क्या लिखोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करते हो आप कितने से, 100 से। ये लो, तो अब आ गया ये आपके पास में 50, किसके अंदर आ गया, मीटर इनवर्स में, मीटर इनवर्स, ठीक है साहब। और ये हो गया आप कंडक्टेंस, तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, 1 रख दो वैल्यू, ये 1 लिख दो। ये दे रखी है कंडक्ट कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.5 m, आंसर आ जाएगा थर्ड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट को मीटर इनवर्स में लिखना था, ये सेंटी इनवर्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बढ़िया क्वेश्चन है, D&F से लिया गया, इनऑर्गेनिक का वेटेज खूब है, ध्यान रखना आप। पहला क्रोमियम स्कैंडियम, ठीक है, इनमें करंट बताने थे। ऑर्डर ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी सही है, क्योंकि क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी स्कैंडियम से ज्यादा, और जिंक की सबसे कम होती है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए सबसे सॉफ्ट होता है, वोलेटाइल मेटल है और वीक मेटेलिक बॉन्ड है, सही। फिर लिखा है हाइड्रोक्साइड की, आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती रहती है, इसलिए ये भी सही है। दूसरा Fe+3 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम +3 में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट +3 के अंदर, कोबाल्ट+3 को आप लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 3d6, और 3d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, S के इलेक्ट्रॉन निकाल दो और एक D से निकाल दो, इसलिए ये गलत है। पैरामैग्नेटिज्म अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। ये लिखा है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज क्रोमियम वेनेडियम, गलत है, क्योंकि मैग्नीज में मेटेलिक बॉन्ड कंपेरेटिवली कम हो जाता है, हाफ फिल्ड स्टेट है और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से, गलत, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इनकरेक्ट है। कोबाल्ट ये +6 में, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है, ध्यान रखना, इसलिए गलत है, ठीक है। तो आपके पास में केवल 2 सही हुए, एक तो फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट इनकरेक्ट बताना है, इसके लिए देखो एक बार इस क्वेश्चन को लिखता हूं। ये भी इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, तो पहले तो आपको बताना है इसके बारे में करेक्ट। इसकी फॉर्मूला डाई साइनिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3rd आयन। तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो कोबाल्ट लिखते हैं डाई साइनिडो, फिर इथाइलिन डाइअमाइन, बिस है का मतलब 2 लगाते हैं, ऑक्सीजन स्टेट इस पे लिख रहा है +3, डाई साइनिडो पर होगी -2, इसलिए इस पर चार्ज क्या आएगा +1। ये तो वो स्पीसीज है, अब बताना है। तो पहली बात, फॉर्मूला ऑफ द स्पीसीज गलत है, ये लो, इट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसकी जो ट्रांसिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगी, देखो सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस फॉर्म में क्या करो, यहाँ पर CN लगाओ, यहाँ पर CN लगाओ,
और एक ही एन इस जगह से, एक ही एन इस जगह, ये फॉर्म कहती है ऑप्टिकल एक्टिव करेगा सो साहब, ठीक है। और इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल अभी जैसे मैंने सीख ली कि ट्रांस बना दो, ट्रांस बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पर सी एन लगा दो और दोनों बाइडेंटेड लिगेंड इस तरह से, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, नहीं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको पता है कि साहब ऐसी कोई स्पीसीज होनी चाहिए जिसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स और फिर लिगेंड का एक्सचेंज, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए दो स्पीसीज लिखी होंगी, आपको एग्जाम में ध्यान रखना, ठीक है। चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, जिसके अंदर पॉलीडेंटेड लिगेंड लगाओ, बिल्कुल सही है। एंड सो लिंकेज, बिल्कुल लिंकेज भी इससे एम्बीडेंटेड लिगेंड है, सी एन और एन सी लिख दो, ये भी करता है, चीलेटिंग है ये, ठीक है। तो आप कितने करेक्ट हो गए आपके पास में, पहला गलत था, दूसरा सही है, एक तो सेकंड सही, एक थर्ड सही, और कौन सा है आपके पास में, फिफ्थ, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन 31, ये रिएक्शन हर साल आती है, आपको बता देता हूँ 31 की, और हमेशा, ठीक है। तो जब एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करेंगे आप, एनिलीन का क्या करेंगे, डाइएजोटाइजेशन, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और Na2 और HCl से करेंगे, तो डाइएजोटेशन में किस में बदल जाएगा, ये N2Cl में, ये ग्रुप आ जाएगा N2Cl, और HBF4 से रिएक्शन कराएंगे तो फ्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा, जिसको बाल्द सीमान रिएक्शन कहते हैं। तो ए तो हो गया आपके पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बी क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन, करेक्ट आंसर, ठीक है। पहला ही आंसर सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है, एट लो टेम्परेचर गिव ऑयली नाइट्रोसोअमाइन। अब आप ध्यान रखना, जब HNO2 हो गया ये, तो देखो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, तो जब सेकेंडरी अमाइन पर HNO2 की रिएक्शन कराते हैं, आपको बता देता हूं, तो ये बाहर निकल जाता है, एन नाइट्रोसोअमाइन बनते हैं, जो जनरली येलो कलर के होते हैं, ठीक है, येलो इस लिक्विड ये बनता है। तो आपको सेकेंडरी अमाइन सेलेक्ट करना था, ये मिथाइल अमाइन प्राइमरी, इथाइल अमाइन प्राइमरी, डाई इथाइल अमाइन कैसा हो गया, सेकेंडरी, ये रहा, ये लो साहब, ये टर्सरी, तो ये आंसर था। क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर वापस लिया है, देखो, ठीक है। द कंपाउंड विच रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, पहले ही आना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आपको बता देता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है 100%, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, गिव प्रेसिपिटेट एंड इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। अब पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन कौन प्रेसिपिटेट देते हैं वो देखो, और फिर एल्कली में कौन इनसॉल्युबल है। तो प्राइमरी जो अमाइन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन तो रिएक्शन करते हैं साहब हिंसबर्ग रिएजेंट से, टर्सरी तो करता नहीं। हिंसबर्ग रिएजेंट आपको पता है, एराइल बेंजीन या टोलुइन, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं आप हिंसबर्ग रिएजेंट, SOCl2 को, बेंजीन या टोलुइन कुछ भी हो सकता है। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से Cl हट जाएगा और ये इस जगह जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी H को हटा देंगे, इस तरह से ये दोनों इनसॉल्युबल बनते हैं। अब इसमें एसिडिक H है अभी भी प्रोडक्ट में, तो जो इसका प्रोडक्ट लिखोगे ना, जब ऐसे बनेगा, मैं आपको समझाई देता हूँ। SO2 हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमाइन का ये प्रोडक्ट है, सेकेंडरी अमाइन का भी प्रोडक्ट ये दोनों वैसे इनसॉल्युबल होते हैं, आपको बता देता हूं, दोनों क्या हैं, ये इनसॉल्युबल। लेकिन क्या खास बात है कि जब आप एल्कलाइन मीडियम डालेंगे जैसे NaOH QH, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये तो सॉल्युबल हो जाता है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से इनसॉल्युबल। तो इसमें भी आंसर आपको टिक करना था सेकेंडरी अमाइन को, यही आंसर है, डाई इथाइल अमाइन, ठीक, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 34, बढ़िया क्वेश्चन था ये, रिएक्शन आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, ध्यान रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट याद आना चाहिए, और ये रिएक्शन याद आनी चाहिए। स्टूडेंट कहते रहते सब ध्यान नहीं आता, तो उनको याद करो, याद ही तो करने से याद होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 को देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कोई रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन विद फिनोल इन वीकली बेसिक मीडियम, तो ये डाइजोटाइजेशन की रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। ये तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो जी साहब, ये तो बन गया N2Cl, ठीक है, और फिनोल के साथ रिएक्शन करा दी, ये रहा फिनोल, तो क्या बनता है, एजोडाइज, रेड कलर की डाइज बनती है, ये कंपाउंड है, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी क्या बनता है, एजोबेंजीन, रेड कलर की डाइज, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन के नाम से आता है, ठीक है। अब देखो एक ये बेंजीन में फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन कराई डाइमिथाइल अमाइन से, सॉल्वेंट है। तो आप ध्यान रखना, वैसे तो ये एसएन रिएक्शन नहीं कह देते हैं, लेकिन जब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ NO2 CnSO3H, तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, इसलिए इसे हटा के न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, डाइअमाइन, डाइमिथाइल अमाइन लगा देना, ठीक है, आंसर 4, एसएन रिएक्शन हो गई
एरोमेटिक एसिड रिएक्शन कब होती है? जब आप ऑर्थो पैरा पर क्या लगाओगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, देखिए फिर वापस NaNO2HCl डाइजोटाइजेशन कराओ तो इसको N2Cl में बदल दो, फिर किस रिएक्शन करा दो? Cn से, ये हट के और क्या आ जाता है? Cn, आंसर 4। ठीक है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 देखिए, विच इज लार्जेस्ट इन साइज। तो देखो ध्यान से, लार्जेस्ट साइज तो फ्लोरीन तो आपको पता है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एनायन बन गया, बड़ा हो जाता है साइज। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन, वैसे इलेक्ट्रॉन देने के बाद में छोटा हो जाता है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें तो फ्लोराइड ज्यादा रहेगा। अब क्लोराइड में और बात करते हैं सल्फाइड में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता रहता है, ये क्लोराइड आएगा। और ऑक्सीजन फैमिली में सल्फाइड और वैसे भी -2 चार्ज है, इसलिए इसका साइज लार्जर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सोल्युबल इन वाटर। अब ये क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, वैसे तो थोड़ा सा देखना चाहिए था, बाकी ये सोल्ट एनालिसिस से ये तीनों जो दे रखे हैं ये फर्स्ट ग्रुप के, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप रेडिकल्स हैं, बेसिक रेडिकल में फर्स्ट ग्रुप के हैं। क्या खास बात है इनकी कि साहब ये क्लोराइड से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, AgCl भी व्हाइट कलर के पीपीटी हैं। और ये जो अमोनियम आयन है कौन से ग्रुप में आता है? 7th ग्रुप में आता है। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट है, इसीलिए प्रेसिपिटेशन नहीं होने की वजह से 0 ग्रुप में टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल 7th ग्रुप का या 0 ग्रुप का अमोनियम आयन। ठीक, आंसर फर्स्ट। तो यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल, बस आंसर सेकंड। कहां से पढ़ा है? ये सोल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, आपको बता देता हूं, इस बार क्वेश्चन आएंगे 100%। तो सातों ग्रुप्स को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का था ये बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, बढ़िया क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन को 39 को, विच लिबरेट टू टू इक्विवेलेंट CO2 ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय हीटिंग। पहले ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस समझा देता हूं। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है तो ऑक्सीडेटिव का मतलब आपको बताना है कि इसका ओजोनोलाइसिस करो और फिर ऑक्सीडेशन करो। तो ये यदि केवल आप इसको ओजोनोलाइसिस करते तो ये बॉन्ड टूट जाता है, आपको पता है, और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। तो ये बनता आपके पास में एल्डिहाइड। ठीक है, ये बनता डाई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, डाई कार्बोल्डिहाइड ऐसे बनता है ये। फिर बोल रहे थे आप इसका ऑक्सीडेशन भी करो, तो ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप किस में बदल जाते हैं? एसिड में। यानी कुल मिलाकर ये कंपाउंड बनता है एसिड में। अब उसका हीटिंग भी करना है, हीटिंग करेंगे तो आपको पता है ये डाई कार्बोक्सिलिक में 1,6 हो गया, हीट करने पर CO2 और एक H2O बाहर निकल जाके साइक्लिक कीटोन में बदल जाता। ठीक है, दूसरा देता आपके पास में एक ही CO2 बाहर निकलती, इसका ऑक्सीडेटिव कराएंगे तो एक तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, और एक फॉर्मिक एसिड बनता है जिसका ऑक्सीडेशन करने पर वो CO2 देता है। तो इस बॉन्ड को देखो, पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डबल बॉन्ड, और ये जो HCHO बना इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेसिव से किस में बदल जाता है? ये फॉर्मिक एसिड में। और फिर बोले था हीट भी करना है, तो फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन करने पर आपको पता है ये एल्डिहाइड जो ग्रुप था ना, हिडन एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जब ये इसको हिट करते हैं थोड़ा सा क्या बाहर निकल जाती है? CO2। तो एक तो इसी से बाहर निकली। अच्छा, इसका भी कराइए था हम, इसको भी किस में बदल जाएगा? ये एसिड में। रुको, CH, यहाँ पर जो C है वो डबल बॉन्ड O में आ जाएगा, इसका कार्बन कितना आ जाएगा? डबल बॉन्ड O में। एल्डिहाइड बनेगा, ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन एसिड में बदल जाएगा। और अब आप इसको देखो, ये तो फंक्शन ग्रुप जहाँ पर अल्फा जो है और ये है बीटा, तो ये बीटा कीटो एसिड हो गया, जिसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन में पढ़ाते रहते हैं। क्या हो गया? ये बीटा कीटो एसिड। जैसे हीट करोगे तो क्या बाहर निकल जाएगी? CO2, इसलिए ये भी कीटोन में बदल जाएगा। तो आंसर यही है, इसमें ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फॉलोड, वो एक्सपेंड होती है, ठीक है, रिवर्सिबल और आइसोथर्मली। वॉल्यूम दे रखा है, आपको बताना है वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मैं आपको साइन का अंतर मैं आपको बता देता हूं। W इक्वल टू लिखते हैं -nRT ln V2/V1, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये लॉग की वैल्यू 0.7। ठीक है, तो अब V2 दे रखा है आपको 2.5, ये दे रखा है 1.25, तो ln2 की वैल्यू दे रखी है, R दे रखा है, T दे रखा है, और 1 मोल दे रखी है। अब आप ध्यान रखना, वर्क डन की बात करता है तो आपको बताना पड़ेगा कितना वर्क किया, और कितना का मतलब साइन किस में लिखोगे आप? पॉजिटिव में। वैसे ये देखो इधर, यदि मैं W बोलता हूं कि फाइंड W, तो मैं आंसर इसको क्या बोलता? नेगेटिव में, कितना जो भी आ रहा है ये। ठीक है, लेकिन पूछा वर्क डन तो क्या बोलोगे आप? फर्स्ट। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। फिर पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दो फॉस्फोरस के 2 ऑक्सी एसिड दे रखे हैं उनके बारे में। ऐसे क्वेश्चन आपके पिछले साल भी नीट में आया था, सल्फर के एसिड थे, इस बार इस फॉस्फोरस पे आ सकता है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। P4H4P2O6, H4P2O6 की स्ट्रक्चर समझो पहले तुम। H तो लगाएंगे 4 और 2 फॉस्फोरस हैं, ऐसे जुड़ेंगे ये स्ट्रक्चर है आपके पास में H4P2O6, चेक कर लो। ठीक है, और अगला लिखा हुआ है H4P2O7। जब H4P2O7 की स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसी बनेगी। ये स्ट्रक्चर आपसे आनी चाहिए भाई, तो उसको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, वो हाइपो बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड।
तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है, ठीक, केमिकल बॉन्डिंग में, या पी ब्लॉक चेक करें। अब बताना है बोथ है इक्वल नंबर पीओपी लिंकेज, गलत, इसके अंदर तो है ही नहीं, पीओपी है ही नहीं, इसके अंदर है, ठीक है। मतलब बोथ है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे +4 आएगी, चेक कर लेना, और इधर कितनी आती है +5, इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा पूछा है बोथ है डिफरेंट नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड का फॉस्फोरस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर भी एक ही sp3 का फॉस्फोरस है, यहाँ भी एक ही sp3 है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। दूसरा बोथ है इक्वल नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये सही है, आपको पता है कि एक पी पाई दो इसके अंदर, दूसरा डी पाई और सेम, बस करेक्ट, 5 वैलेंसी बनी हुई है दोनों की, इसलिए एक ही ऑप्शन करेक्ट है 4। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रिपेयर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन इज फेजिबल, तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेक की ओर चलना चाहिए, तो एल्कोहल और जब सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो H2 गैस बनती है, ठीक है, इसका मतलब एल्कोहल, एल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं H2 से, बोले साहब फेजिबल है। इधर टर्मिनल एल्काइन और NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो वाटर बनता है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए था कि इस टर्मिनल एल्काइन के कंपैरिजन में वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फेजिबल नहीं होगी। फिर वापस कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनोल से, इसलिए CO2 नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर एल्केन और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड है बजाय एल्केन से, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो आंसर ओनली फर्स्ट 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन 43 है 1 मोल ईच, ये सॉल्यूशन से लिया है, 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट टेकन इन 9 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। फिर पूछा है रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, तो रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर का मतलब है P0 माइनस PS अपॉन P0, ये तो रिलेटिव होगा, इक्वल्स टू XB। अब आपको पता है कि यदि इलेक्ट्रोलाइट क्वांटा फैक्टर से तो करते हैं एबनॉर्मल, तो एक्स आई से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक्स भी तो सब में सेम है। अब सबसे ज्यादा आई तो आएगी नंबर ऑफ पार्टिकल इसके सी के, फिर उसके बाद में किसकी आएगी K2SO4 की, फिर NaCl की, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, और इस ग्लूकोज की कितनी लिखोगे 1, तो आंसर ये लिख देना, सबसे कम तो ग्लूकोज, और फिर बढ़ाते जाओ डिक्रीजन को। क्वेश्चन 44, 2 रिएक्शन रिएक्टेंट दे रखे हैं A एंड B, देखो क्वेश्चन को सुनो, बिल्कुल छोटा सा था अब, लेकिन थोड़ा सोचने का होता है। 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, रिएक्शन क्वासेंट क्यू है, इनिशियल स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है, तो इनिशियल स्टेट का मतलब, रिएक्शन क्वासेंट का मतलब तो ये C और D और A एंड B, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ठीक है, ये ज्यादा रहते हैं। जैसे ही अब रिएक्शन शुरू हुई तो ये बढ़ने लग जाएंगे, जैसे पहले 1 था तो 2 तो बढ़ जाएगा ये, और फिर इनिशियल स्टेट, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आएगा, शुरू करने से बात करनी है, शुरू किया तो बहुत कम थी, फिर था थोड़ी सी बनी, कुछ वैल्यू आई, फिर और थोड़ा ज्यादा बना, तो रिएक्शन क्वासेंट की वैल्यू शुरू में बढ़ती जाती है जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती, इंक्रीज विद टाइम। क्वेश्चन नेक्स्ट पी ब्लॉक से लिया है, पी ब्लॉक एलिमेंट विच शो वैलेंसी इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट +5 हो सकते हैं लेकिन वैलेंसी +5 नहीं, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, आंसर यही है। कार्बन की +4 ऑक्सीजन स्टेट रहती है और 4 ही वैलेंसी रहती है। आयोडीन की +7 तक आती है, +7 तक वैलेंसी बना देती है, जैसे HiO4 चेक कर लो 7, +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +6 इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और 6 वैलेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर लिखना आप फर्स्ट, तो ये मैं आपको अपलोड कर दिया है, आंसर की एक बार और देख लें, अपने क्वेश्चन पेपरों को करो, और फिर कोई और बात हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करते रहा करो, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। इस तरह से अब आप टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, फिर बात करते हैं, ठीक, ओके, बंद कर रहा हूँ, ओके बाय।